तारीख है 15 फरवरी 2024। बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के टाइटल से एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें दुनिया के 165 ममालिक में जमहूरियत के मेयार का जायजा लिया गया। इस हवाले से 60 सवालात तरतीब दिए गए, जिनके जरिए मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबी अमल, शहरी आजादियों, गवर्नेंस और सियासी कल्चर को जांचा गया। फिर इस बुनियाद पर 0 से 10 के स्केल पर तमाम ममालिक की स्कोरिंग की गई और 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। सबसे ऊपर फुल डेमोक्रेसी, फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रिजीम और आखिर में अथॉरिटेरियन रिजीम। इस एक्सरसाइज के नतीजे में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 तरतीब दिया गया, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुनिया के 6 ममालिक की कैटेगरीज तब्दील हुई। 4 ने इंप्रूव किया और 2 ममालिक की तनज़्ज़ुली हुई। जिन 2 ममालिक को डाउनग्रेड किया गया उनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान को 3.25 के स्कोर के साथ हाइब्रिड रिजीम से निकालकर अथॉरिटेरियन रिजीम में शामिल किया गया। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या खतरे में है? मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। जमहूरियत का लफ्ज यूनानी जुबान से आया है, जिसका मतलब है अवाम की ताकत। इस एतबार से जमहूरियत ऐसा निजाम है जो अवामी नुमाइंदों के जरिए आम आदमी के लिए काम करे। लेकिन क्या जमहूरियत सिर्फ इंतखाबात के इनेकाद और सियासी हुकूमतों की तश्कील का नाम है? अगर ऐसा है तो फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली क्यों हुई? हालांकि पाकिस्तान में बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत है। हर 5 साल बाद इलेक्शंस भी होते हैं। तमाम सियासी जमातें जमहूरियत के गुण गाती हैं, खुद को जमहूरियत का अलम बरदार कहती हैं और इस हवाले से दी जाने वाली कुर्बानियों का खिराज भी मांगती हैं। फिर मसला कहां पर है? ये जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद 2 मुल्क वजूद में आए, पाकिस्तान और इंडिया। दोनों ममालिक ने 0 से स्टार्ट लेना था। नया आईन, नई तर्ज हुक्मरानी और नई सियासी क़यादत तश्कील देनी थी। दोनों ममालिक के बानियान ने जमहूरियत का इंतखाब किया, लेकिन इंडिया में जमहूरी प्रोजेक्ट कामयाबी से टेक ऑफ कर गया, जबकि पाकिस्तान में जमहूरियत आज भी झटके खा रही है। आज तक कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 4 बार मार्शल लॉ लग चुके। इन मार्शल लॉज के दरमियान मुंतखब होने वाली हुकूमतें भी सिविल आमरीत और करप्शन के इल्जामात से दो चार रही। इसकी क्या वजूहात है? इसके लिए पहले एक रीकैप। कोई भी पायदार इमारत तामीर करने के लिए मजबूत बुनियादों का होना जरूरी है, मगर पाकिस्तान के जमहूरी प्रोजेक्ट को पहले दिन से चैलेंजेस का सामना रहा। आजादी के फौरी बाद बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह चल बसे, जिसके बाद क़यादत का खला पैदा हो गया। फादर फिगर की गैर मौजूदगी में सियासी, लिसानी और इंतजामी इख्तलाफात ने जन्म लिया। दूसरी तरफ इंडिया ने 1950 में एक मुतफ़िक़ा आइन बनाकर नाफिज भी कर डाला, लेकिन पाकिस्तान में अभी बुनियादी मामलात पर बहस हो रही थी। कौमी जुबान और सूबों में सीटों की तकसीम का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से लियाकत अली खान ने एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान में सीटों की तादाद बराबर रखी गई। इस ड्राफ्ट को मशरिकी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि मशरिकी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी। फिर लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। काबीना ने गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वजीर आज़म मुंतखब किया और उनकी जगह एक ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया। यहां से महल्लाती साजिशें तेज हो गई। ब्यूरोक्रेसी और मफाद परस्त सियासतदानों के गठजोड़ से मामलात बिगड़ते गए, मसाइल बढ़ते रहे। 1952 में आईनी तजावीज का एक और ड्राफ्ट पेश हुआ, जिसमें 2 ऐवानों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट की तजवीज दी गई, मगर यह ड्राफ्ट भी मुस्तरद हो गया। 1993 में इस हवाले से बोगरा फार्मूला सामने आया, जिसमें आबादी की बुनियाद पर सूबों में सीटों की तकसीम तजवीज की गई, मगर बात आगे ना बढ़ सकी। दूसरी तरफ इक़्तिदार की रस्साकशी जारी थी। इसी कशमकश में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वजीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ कर दिया। हालांकि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत का पेश करदा बजट पास हुए अभी चंद दिन गुजरे थे। बजट की मंजूरी हुकूमत पर असम्बली के एतमाद का मजहर था, मगर ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल के अज़ाइम कुछ और थे।
इस बरतरफी में जनरल अयूब खान का किरदार भी अहम था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम बनाया गया, जो उस वक्त अमरीका में थे। हंगामी बुनियादों पर अमरीका से वापस बुलाकर हल्फ लिया गया। बोगरा काबीना में सर्विंग आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को वजीर दिफा के तौर पर शामिल किया गया। फौज का सियासी इक्तदार में शिरकत का यह पहला बाज़ाब्ता मौका था। गुलाम मोहम्मद के बढ़ते हुए अज़ाइम को देखते हुए 1954 में दस्तूर साज असम्बली ने कोशिश की कि गवर्नर जनरल के इख्तियारात महदूद किए जाएं, मगर इससे पहले कि ऐसा होता, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली ही तहलील कर दी। यूं पहली दस्तूर साज असम्बली आइन दिए बगैर ही गैर आइनी इकदाम का शिकार हो गई। ये पाकिस्तान में जमहूरियत पर पहला शबखूब था। असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने इस इकदाम को चीफ कोर्ट सिंध में चैलेंज किया। अदालत आलिया ने गवर्नर जनरल का इकदाम कलअदम करार देकर असम्बली बहाल कर दी। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील लेकर वफाकी अदालत में चली गई। फिर जस्टिस मुनीर ने वो बदनामे जमाना फैसला दिया जिसके तहत गवर्नर जनरल के इकदाम को कानूनी हैसियत दे दी गई। ये नजरिया जरूरत की इब्तदा थी। इस तरह अदलिया भी इस गैर जमहूरी खेल का अहम हिस्सा बन गई। बाद में लगने वाले मार्शल लॉ भी अदलिया ने इसी नजरिया जरूरत के तहत जायज करार दिए। उस जमाने में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जनरल अयूब खान और जस्टिस मुनीर की ट्राइका की ताकत का महवर समझा जाता था। तहम 1955 में पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असम्बली वजूद में आई, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज सूबाई असम्बलियां थी, यानी अब तक कौमी असम्बली की बराह रास्त इलेक्शन नहीं हुए थे। इस असम्बली ने आजादी के 9 साल बाद 1956 में मुल्क का पहला आइन बनाया। इस आइन में गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके सदर का ओहदा मुतारिफ कराया गया। पार्लिमानी निजाम के तहत वजीर आजम को तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई। होना तो ये चाहिए था कि आइन नाफिज होने के फौरी बाद इंतखाबात करवाए जाते, मगर इलेक्शन के लिए 1959 की तारीख दी गई। इस दौरान वज़राए आज़म की तब्दीली का म्यूजिकल चेयर शुरू हो गया। 2.5 साल में 5 वज़राए आज़म तब्दील हुए, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ कोई कानून नहीं था। ब्यूरोक्रेट सदर सिकंदर मिर्जा मफाद परस्त और इक्तदार के भूखे सियासतदानों के साथ मिलकर ये खेल खेलते रहे। फिर वो बदकिस्मत दिन आ गया। तारीख है 7 अक्टूबर 1958। सदर सिकंदर मिर्जा ने मुल्क का पहला आइन तोड़ दिया। असम्बलियां तहलील करके मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया। जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। लेकिन 10 दिन बाद 17 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा से जबरदस्ती इस्तीफा लेकर सदर का ओहदा भी खुद संभाल लिया। अयूब खान ने अपने इक्तदार को तूल देने के लिए 1962 में नया आइन बनाया, जिसके तहत सदारती निजाम नाफिज कर दिया गया। बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए और फिर बल्दियाती नुमाइंदों के इलेक्टोरल कॉलेज से खुद सदर मुंतखब हो गए। आमरीत का यह दौर 25 मार्च 1969 तक जारी रहा, जब कामयाब एहतजाजी तहरीक के नतीजे में अयूब खान ने इक्तदार जनरल याह्या खान के हवाले कर दिया। याह्या खान सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठ गए। इस दूसरे मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन मुनक्किद हुए। 7 दिसंबर 1970 में होने वाले इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी और मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग को अक्सरियत मिली। इक्तदार की मुंतकिली पर डेडलॉक पैदा हुआ, जिसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया। अगरचे ये मुल्क टूटने के बाद सियासतदानों ने 73 का मुश्तरका आइन दिया, मगर सियासी क़यादत ने कुछ ज्यादा सबक हासिल नहीं किया। फौजी आमरीत की जगह सिविल आमरीत ने ले ली। वही कुछ होने लगा जो 50 की दिहाई में हो चुका था। जिद्दी और मफाद परस्त सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ रियासती इदारों से साजबाज शुरू कर दी। 1977 के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर एक और अवामी तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने आइन मुअत्तल करते हुए तीसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जो 1985 में खत्म हुआ, जब अवामी रेफरेंडम के जरिए जनरल ज़ियाउल हक ने वर्दी में 5 साल तक सदर रहने का इख्तियार हासिल किया। हालांकि इस रेफरेंडम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। गैर जमाती बुनियादों पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए। गैर जमाती असम्बली से आइन में 8वीं तरमीम के जरिए मार्शल लॉ के इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सदर के इख्तियारात में इजाफा करते हुए 58(2)B के तहत सदर को असम्बली तहलील करने का इख्तियार दे दिया गया।
जिसका पहला इस्तेमाल 1988 में हुआ जब जनरल जिया ने जुनेजो हुकूमत का खात्मा किया। जनरल जिया की मौत के बाद 1988 में जमहूरियत की बहाली का सफर दोबारा शुरू हुआ। 1988 के इलेक्शन के नतीजे में बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम बन गए, लेकिन यह इंतजाम भी ज्यादा देर न चल सका। पहले बेनजीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को वक्त से पहले 58 2B का इस्तेमाल करते हुए बरतरफ किया गया। असल इख्तिदार सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की ट्राइका में तकसीम था। सदर और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर हुकूमतें मुंतखब करवाते और खत्म करते रहे। बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत भी 58 2B का शिकार हुई। 1997 में 58 2B का खात्मा हो गया, मगर 2 साल बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने चौथा मार्शल लॉ नाफिज करके आईन को एक बार फिर मुअत्तल कर दिया। अगरचे इस मार्शल लॉ की नौइयत पहले 3 मार्शल लॉ से मुख्तलिफ थी। इस दौरान जमाती बुनियादों पर इलेक्शन भी हुए, मगर असल इख्तिदार 9 साल तक फौजी सदर के पास रहा। असम्बली की हैसियत रबर स्टैंप से ज्यादा की नहीं थी। दिलचस्प बात है कि फौजी आमिर के दौर में 2002 की असम्बली ने पहली बार आईनी मुद्दत पूरी की, अगरचे इस दौरान 3 वज़राए आज़म आए। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद दोबारा से जमहूरियत की तरफ ट्रांजिशन शुरू हुई, जिसके नतीजे में अगरचे अब तक आने वाली 3 असम्बलियां आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इस दौरान कोई भी वजीर आजम 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर सका। 2017 के बाद हाइब्रिड रिजीम की इस्तिलाह मुतारिफ हुई, जो 2023 तक पहुंचते पहुंचते हाइब्रिड प्लस हो चुकी है। यही वजह है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान को हाइब्रिड कैटेगरी से डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम में शामिल कर चुका है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। इस हवाले से कुछ पेशगोई करना मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुसल्लमा उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर जनरल ट्रेंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हवाले से मैंने 10 सवाल तरतीब दिए हैं, जिसका नतीजा आखिर में बताऊंगा। सवाल नंबर 1, क्या हुक्मरानों के इंतखाब के लिए मुनसिफाना और आजादाना इलेक्शन होते हैं? सवाल नंबर 2, क्या आइन में शामिल शहरी और सियासी हुकूक बिला इम्तियाज सबको हासिल है? सवाल नंबर 3, क्या अदलिया आजादाना तौर पर काम कर सकती है और हुकूमत को रियासती इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल से रोक सकती है? सवाल नंबर 4, रियासती निजाम में अहम ओहदों पर फाइज ओहदेदार किस हद तक आईनी दफात और कवानीन का एहतराम करते हैं? सवाल नंबर 5, क्या विफाक और सूबे में माली, कानूनी और इंतजामी ताल्लुकात आईनी उसूलों पर मबनी है? सवाल नंबर 6, क्या शहरियों को बुनियादी इंसानी सहूलियात मुयस्सर है? सवाल नंबर 7, क्या कानून के ताबे हर शहरी को इजहार राय की आजादी हासिल है? सवाल नंबर 8, क्या सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत है? सवाल नंबर 9, क्या मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान बाहमी सियासी बर्दाश्त का मादा मौजूद है? सवाल नंबर 10, क्या इंतखाबी नताइज तस्लीम करने की रिवायत है? अगर इनमें से आधे सवालों के जवाब भी मस्बत हैं, तो जमहूरियत के मेयार में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, और अगर स्कोर इससे कम है तो फिर जमहूरियत डेंजर जोन में है। आपके ख्याल में इन 10 सवालों की बुनियाद पर पाकिस्तान का स्कोर क्या है? इस हवाले से अपनी आरा से आगाह कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।